नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि हमने यह कसम खा लिया है, यह प्रतिज्ञा ले ली है कि आप सभी लोगों को कम से कम 80% मार्क दिलाकर ही रुकेंगे। इसी श्रृंखला में हम चलते हैं। जो हमने टॉपिक शुरू किया है उसका क्या नाम है? अध्याय एक नजर में। क्या टॉपिक का नाम है? अध्याय एक नजर में। हम ज्यादा देरी ना करते हुए अपने चैप्टर पर चल रहे हैं जो भौतिक विज्ञान में है। ठीक, उसका नाम क्या है? पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यदि हम समझे पहले प्रकाश क्या है, यदि हम पहले प्रकाश के बारे में बात करें, व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? क्या है यह प्रकाश? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे आप लोग हमारा चेहरा भी देख रहे होंगे, तो हमने यहाँ पर लाइटें लगा ली हैं, लाइटें लगा दी हैं जिसके कारण आपको चेहरा दिखाई दे रहा होगा। तो आप क्या इन्हीं लाइटों की सहायता से चेहरा देख रहे हैं ना? यानी प्रकाश की सहायता से यह चेहरा देख रहे हैं। जो इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा है यह भी आपको किसकी सहायता से दिखाई दे रहा है? तो प्रकाश की सहायता से। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, यदि प्रकाश ना रहे तो हम कुछ भी देख नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं कि आंखों के अतिरिक्त हमें किसी और चीज की भी आवश्यकता होती है जिसे हम प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश की यदि हम डिफिनेशन देखें तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? तो जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन की ओर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश के परावर्तन की ओर चलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होता है क्या? ठीक, प्रकाश का परावर्तन है क्या? तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होती है, जैसे हम कहें कि यही चिकनी व पालिशदार सतह है जिस पर प्रकाश क्या हो रही है? आपतित हो रही है। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मतलब इधर नहीं आता, उसी माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम कहें कि ये कोई चिकनी या पालिशदार सतह है, प्रकाश ऐसे आकर क्या हुई? इस पर आपतित हुई, आपतित होने के बाद उसी माध्यम में फिर क्या हो गई? वापस लौट गई। तो हम क्या कह देंगे कि क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक, एक बार फिर से देख ले रहे हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है, आ रहा है प्रकाश, यहीं से प्रकाश आ रहा है, आपतित हो रहा है। ठीक, आपतित होता है, आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग मतलब आधे से ज्यादा भाग टकरा कर उसी माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता है। ठीक, इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? तो इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन की यदि हम नियम की ओर चलें तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। कौन कौन से दो नियम? तो नियम नंबर 1, आपतित किरण मीन्स आने वाली किरण,
परावर्तित किरण मीन्स टकराकर जाने वाली किरण, और खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जो पहला नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण मीन्स क्या, ए बी, आपतित किरण मीन्स क्या, ए बी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मीन्स क्या, बी सी, और खींचा गया अभिलंब बी एन, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं जिसका नाम क्या है, बी, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो पहला नियम फिर से बता रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये जो अभिलंब खींचते हैं और जो आपतित किरण होती है, जो परावर्तित किरण होती है, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, और इसी बिंदु का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु नाम होता है। ठीक, तो ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण मीन्स कोण आई, और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को ही हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब जितने अंश का कोण यह होगा उतने अंश का कोण यह भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण मीन्स कोण आई तथा परावर्तन कोण मीन्स कोण आर आपस में बराबर होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, तो अब हम चलते हैं कहां, प्रकाश के गुण के बारे में, कहां, प्रकाश के गुण के विषय में पढ़ने, या प्रकाश का गुण, कौन कौन से प्रकाश के गुण हैं इसको जानने चलते हैं। तो जो पहला प्रकाश का गुण है कि प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है, सीधी रेखा में। जैसे हम धनुष चलाते हैं ऐसे करके तो वो सीधे जाता है, भिचका से गोली दागते हैं सीधे जाती है, वैसे हमारा प्रकाश भी कैसे चलता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक, पहला गुण क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक, गुण नंबर दूसरा, प्रकाश के संचरण के लिए या प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, प्रकाश को चलने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला गुण क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण क्या है, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, फिर इसके बाद तीसरा गुण क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, तो जैसे हम कहें जो ये हमारी रेडियो किरणें या गामा किरणें या जो है एक्सरे, ये सब जो हो रहा है वह सब किसके माध्यम से हो रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। अवरक्त किरणें ये सब हमारी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं। ठीक, तो पहला गुण क्या है, प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण क्या है, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो तीसरा गुण है, तीसरा गुण क्या है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, चौथा गुण क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, प्रकाश निर्वात में चलता है। अब कुछ लोगों को दिमाग में ये गुजरा है कि निर्वात क्या है, तो जहां पर वायुमंडल ना हो, ठीक ना, जहां पर हवा हो पानी ना हो, उसे हम निर्वात कहेंगे।
तो कह सकते हैं प्रकाश कहाँ चलता है, प्रकाश निर्वात में चलता है, और जिसकी निर्वात में चाल कितनी होती है, तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, रट लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। जिसे 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड भर 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चली है। 1 सेकेंड में प्रकाश कितने लाख किलोमीटर चलता है, तो 3 लाख किलोमीटर। यदि हम उसे मीटर पर सेकेंड में चलें तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश सबसे तेज कहाँ चलता है, तो प्रकाश सबसे तेज निर्वात में चलता है, और उसकी निर्वात में चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, और जो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य यानी जिन रंगों को हम देखते हैं, जो उनका तरंग दैर्घ्य होता है वह कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक, समझ में आया? फिर से एक बार देख ले रहे हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा गुण क्या है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथा गुण क्या है, प्रकाश निर्वात में चलता है, जिसकी निर्वात में चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक, अब हम चलते हैं कहाँ, गोली दर्पण पर। तो गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण से पहले हम गोली पृष्ठ को देखेंगे। ठीक, तो कोई पूछे गोली पृष्ठ क्या है, तो यदि हम आपसे बात करें कि यह खोखला गोला है, कोई कांच का है, इसको हम ऐसे दे तलवार लाइक उलार, जब एक तलवार लाइक उलारे तो एक भाग यह बन जाए, एक भाग यह बन जाए, यही हम कहा गोली पृष्ठ कहा। तो परिभाषा का बताए कि किस कांच के किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोली पृष्ठ कहते हैं। फिर से, किसी कांच के खोखले गोले के कटे भाग को गोली पृष्ठ कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कांच का खोखला गोला है, इसको हमने ऐसे काट दिया तो 2 भाग, एक भाग यहाँ एक भाग यहाँ निकला, इसी को हमने क्या नाम दिया, तो गोली पृष्ठ नाम दिया। ठीक, इसी को हमने क्या नाम दिया, गोली पृष्ठ नाम दिया। ठीक, फिर से, यह कोई कांच का खोखला गोला है, हमने इसको काट दिया, कटने के बाद 2 भाग हुआ, एक भाग यहाँ पर एक भाग यहाँ पर। ठीक, इसी को हमने क्या नाम दिया, गोली पृष्ठ नाम दिया। तो गोली पृष्ठ किसे कहते हैं, तो किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोली पृष्ठ कहते हैं। ठीक, गोली पृष्ठ कहते हैं। यह भी गोली पृष्ठ है, यह भी गोली पृष्ठ है। अब अगर हमारा गोली पृष्ठ ऐसे बना है, तो जो इसमें ऊपर वाला है यह उभरा हुआ भाग है, और जो अंदर वाला है यह दबा हुआ भाग है। ठीक, और यह अब देखिए ध्यान से, फिर क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है कि गोली पृष्ठ के किसी भाग पर पॉलिश या कलई कर दी जाए तो गोली दर्पण बन जाता है। क्या हुआ कि गोली पृष्ठ से बना था, हम काव करी इप लाइक पेंट लगाई दी, लाल ऑक्साइड काव लगाई दी, पेंट लाई के पा लगाई दी, चाहे पा भाग पे लगाई दी, चाहे अंदर वाले भाग पे लगाई दी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि गोली पृष्ठ के किसी भी भाग पर, चाहे उभरे हुए भाग पर चाहे दबे हुए भाग पर, गोली पृष्ठ के किसी भी भाग पर कलई या पॉलिश कर दी जाती है तो गोली दर्पण बन जाता है। तो कोई पूछे गोली दर्पण कैसे बनाया जाता है, तो हम कहेंगे कि कोई कांच का खोखला गोला लेंगे ऐसे,
इसको काट देंगे, एक हिस्सा यहाँ पर बन जाएगा, एक हिस्सा यहाँ पर बन जाएगा, तो ये गोली पृष्ठ हो जाएंगे। और गोली पृष्ठ के चाहे उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दें, चाहे दबे हुए भाग पे, इसमें भी चाहे दबे हुए भाग पे चाहे उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, गोली दर्पण बन जाएगा। ठीक, तो पॉलिश करने के आधार पर जो गोली दर्पण होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है। ठीक, नंबर 1 अवतल दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और नंबर 2 उत्तल दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अवतल दर्पण क्या होता है, जब गोली पृष्ठ के उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए। देखिए यह गोली पृष्ठ था और यह इसका उभरा हुआ भाग था। जब गोली पृष्ठ के उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए तो परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। ऐसे दर्पण को ही हम कौन सा दर्पण कहते हैं, तो ऐसे दर्पण को ही हम अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है हम उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर देते हैं तो जो प्रकाश टकराकर ऐसे जाता है, टकराकर लौट जाता है, दबे हुए भाग से लौटता है, तो ऐसे दर्पण को ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जब गोली पृष्ठ के दबे हुए भाग पर पेंट कर दिया जाए, पॉलिश कर दी जाए। हम लोग कहाँ पॉलिश कर दे, दबे हुए भाग पे, और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के दर्पण को ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, यदि गोली पृष्ठ के उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के दर्पण को ही हम अवतल दर्पण कहते हैं। यदि गोली पृष्ठ के दबे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के दर्पण को ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो अब हम चल रहे हैं कहाँ, वस्तु पर। कहाँ चल रहे हैं, वस्तु पर। वस्तु क्या है, तो जहां से प्रकाश की किरणें चलती हैं, क्या, जहां से प्रकाश की किरणें चलती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे वस्तु कहते हैं। अगर हम कहें कि जहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अगर हम कहें कि बल्ब से या रॉड से प्रकाश किरणें आ रही है, तो रॉड क्या है, वो वस्तु है। मतलब जहां से प्रकाश किरणें चलती हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। यदि हमें यह परिभाषा ना समझ में आई तो दूसरी परिभाषा है, क्या है कि प्रकाश की किरणों के कटान बिंदु को ही वस्तु कहते हैं। वस्तु किसे कहते हैं, प्रकाश की किरणों के कटान बिंदु को ही वस्तु कहते हैं। ठीक, जहां से प्रकाश की किरणें चलती हैं उसी को वस्तु कहते हैं, चाहे इतना हम बता दें, या प्रकाश की किरणों के कटान बिंदु को ही वस्तु कहते हैं। ठीक, चलते हैं हम प्रतिबिंब की ओर। प्रतिबिंब क्या होता है, तो यदि हम प्रतिबिंब पर देखें तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी प्रकाश की किरणें ऐसे गई, किरणें में 2 या 2 से अधिक किरणें हो सकती हैं। प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यदि हम दोनों बातों को यहीं पर समझ ले थोड़ा, तो यदि हम देखें ऐसे, तो हमारा कोई दर्पण है, दर्पण है, यहीं से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ऐसे प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं। तो हम यदि देखें कहाँ वस्तु है, कहाँ प्रतिबिंब है, तो वस्तु की परिभाषा क्या है, जहां से प्रकाश की किरणें चलती हैं उसे वस्तु कहते हैं। तो प्रकाश किरणें ने चलना कहाँ से शुरू किया है, यहीं से, तो यही हमारी क्या है, तो यही हमारी वस्तु है। ठीक, इसके बाद क्या है,
प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब टकराने के बाद, प्रकाश की किरणें टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, कहाँ मिल रही टकराने के बाद दोनों, यहीं पर मिल रही हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, और यह हमारा क्या है, यह हमारी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, दो बातें समझ में आ गया ना। ठीक, अब हम चलते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार का नाम होता है। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। नंबर दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, फिर से बता दे रहे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद यदि वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को ही हम कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे इसमें हुआ है, सिर्फ मिलती, जैसे एक प्रकाश किरण से चली, एक तो इधर चली गई, एक तो इधर चली गई, तो ये इधर नहीं मिल रही है, तो हमने क्या किया, दोनों को आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ाने के बाद यहीं काट रही है, जहां काटती है वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब बना, लेकिन हमने ऐसा कल्पना किया है, इसलिए इसे प्रतिबिंब को हम कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलते हैं अब हम कहाँ, तो अब हम चलते हैं गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा की ओर। कहाँ, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा की ओर। हम छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो कुछ सेकंडों में सीख लेंगे। ठीक, सबसे पहले आता है कौन, ध्रुव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा नाम ही क्या है, ध्रुव, तो सबसे पहले कौन आ गया, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, यदि हम समझे ध्रुव किसे कहते हैं, तो क्या है कि यह हमारा कोई गोली दर्पण है। तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, इसका मध्य होगा, कहीं भी नहीं होगा, इसका मध्य देखे कहां पर होगा, इसका मध्य मतलब इसका मध्य यहीं कहीं होगा। तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य माने बीच वाले भाग को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, चाहे यहां पर देखें चाहे यहां पर देखें। ठीक है, ये ध्रुव है। ठीक, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी इसका वक्रता केंद्र यहीं पर है। ठीक, यदि यह गोला रहा होगा तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र रहा होगा, उसी केंद्र को ही हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक, खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, या वक्रता केंद्र है, इसमें भी यहाँ वक्रता केंद्र है। वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी यह वाली रेखा हमारी कौन सी है, मुख्य अक्ष है। यह वाली रेखा का क्या नाम है, तो इस रेखा का नाम क्या है, मुख्य अक्ष। यह हमारी कौन सी रेखा है, तो यह वाली रेखा का नाम है क्या, मुख्य अक्ष। यह रेखा हमारी क्या है, मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या है, ध्रुव भैया, और यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक,
वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, यानी हम कह सकते हैं इसके बीच में यदि हम देखें यहीं पर कहीं, तो यहीं पर हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। ठीक, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या r। यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारी क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या r। ठीक, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह हमारी क्या है, तो हमारी फोकस दूरी है। ठीक, तो हमने ध्रुव जाना, ध्रुव क्या होता है, तो हमने हम बताया कि गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो अब हम चलते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, एक बार देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें 6 स्थितियां दी गई हैं। फिर हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसमें 2 स्थितियां दी गई हैं। ठीक, तो पहले हम चलते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको समझने के लिए। इससे पहले हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। कितनी बातें पता होनी चाहिए, 3 बातें। यदि हम देखें तीनों बातों में, तो यदि हम इसे नोट मान ले, यही हमारा क्या है, नोट है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये तीनों। बात नंबर 1 कि यह हमारा क्या है, यह हमारा अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे जो दर्पण हो, यह हमारा, लेकिन यहां पर क्या है, तो यहां पर यह हमारा अवतल दर्पण है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ध्रुव है। यहाँ ध्रुव है और ये वाले जो रेखा है इसका नाम है मुख्य अक्ष। यहाँ पर है मुख्य फोकस और यहाँ पर है वक्रता केंद्र। ठीक, यदि हम कहें प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो यह रूल है, यह टकराने के बाद या परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, F से होकर जाएगी। तो हमने पहला नियम क्या सीखा, पहला नियम हमने पहले नोट में सीखा कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक, ये हमारा पहली नोट है। यदि हम दूसरे नोट को देखें, दूसरी नोट जो है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अवतल दर्पण है। ये 3 नोटें बस आप लोग जान जाइए बस। इसके बाद तब मैं करेक्शन पोस्टमार्टम करब कि जिंदगी भर याद करे हमें क्यों तोड़े से। ठीक, ये का हो रही मैंने बताए, ध्रुव भैया। ई रेखा बड़की वाली रेखा का नाम का है, तेका नाम मुख्य अक्ष है। यह का हो रही मुख्य फोकस, यह का हो रही वक्रता केंद्र। ठीक, अब एक बाद वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस लौट आती है। जौने रास्ता कहीं हम जाब ऐसे फिर वही रास्ता कहीं ऐसे वापस लौट आई। लेकिन अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाब तब कहां से जाब, तब हम मुख्य फोकस से जाब। ठीक, तो पहली नोट का हो रही मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, जितनी भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। हमारी पहली नोट है। यदि हम दूसरी नोट को देखें तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस लौट आती है। जो रास्ता कहीं जाई वही रास्ता कहीं का हुई फिर वापस लौट आई। और तीसरी बात यदि हम बात करें तो तीसरी बात है, हमारा जान रहे हैं आप लोग, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। ठीक, यह हमारा मुख्य अक्ष है,
ये है ध्रुव भैया, ये है यप, यहाँ पर क्या है सी। तीसरी बात, यदि हम प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से डालते हैं, ठीक, तो पहले का उल्टा होता है। यदि हम समांतर डालते हैं तो मुख्य फोकस से होकर जाती है, यदि मुख्य फोकस से डालते हैं तो प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो पहला रूल क्या है, समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, तो क्या हुआ, हमने 3 नोट सीख ली। अब देखा इधर कैसे पोस्टमार्टम हम करे थे। ठीक, तो यदि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनना हम सीखने जा रहे हैं, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की जो स्थिति है वह 6 स्थिति है। नंबर 1 की स्थिति, जब वस्तु कहां पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु बहुत दूरे हो, तो हम इसे दांत चियार के दर्पण के सामने खड़ा है हम कैसन देखा, कोई वाली बात बा। यानी जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो यदि वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की कैसे आएंगी, समांतर। अभी हमने यहां पर देखा कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वह यप से होकर जाती हैं। तो यह प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, यप से होकर जाएगी। यह भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो यह भी परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, यप से होकर जाएगी। और दोनों किरणें जहां काटेंगी वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, यहीं पर। तो प्रतिबिंब कैसा है, अच्छा सच्चों में काटते हैं कि झूठा है, सच्चों में। एक नाते प्रतिबिंब का नाव का हुई वास्तविक, उल्टा की सीधा। अब इनका बा दिखात ना बा, हमका ठीक है उल्टा मान लब अगवा चल के दिखाई दे। ठीक, इसे यह देखा, तो देखा उल्टा, वस्तु यह साइड बा, प्रतिबिंब नीचे बनत बा। ठीक, उल्टा कहां बनत बा, केतुआ पे, यफ पर। ठीक, कौने आकार के, तो बिंदु आकार के, अगवारे पिछवारे तो आगे मतलब सामने। ठीक, समझ में आया ना। ठीक, चलते हैं हम अपनी दूसरी स्थिति पर। जब वस्तु को हम कहां रखें, जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तब क्या होता है। यानी अनंत मान लीजिए यहां पर है, वक्रता केंद्र यहां, इसके बीच में कोई वस्तु को रखते हैं तब क्या होता है। तो हम बताए थे, अभी पीछे चर्चा हो रही थी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर जाती हैं, यप से। यही बताए हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात यप से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात यप से होकर जाती हैं। फिर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। जब हमने इस प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से डाला तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दोनों किरणें परावर्तन के बाद यहीं पर काटती हैं, और जहां पर काटती हैं वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है सच्चों में झूठा है, सच्चों में एक नतिकाव प्रतिबिंब का नाम है वास्तविक। उल्टा सीधा तो कहा उल्टा वस्तुवत गलियां रखी भाई, प्रतिबिंब वही से नीचे बना। ठीक, अच्छा ठीक। और छोटा की बड़ा, तो छोटा की बड़ा, तो प्रतिबिंब जो है वह क्या है, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, मतलब छोटा है। कहां बन रहा है, सी और एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य बन रहा है। ठीक, सामने की पीछे, तो दर्पण के सामने बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक ठीक, चलते हैं अपनी तीसरी वाली स्थिति पर, जिसका नाम क्या होगा कि जब वस्तु कहां रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक, जब वस्तु कहां रखी हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक, तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो आप देख रहे होंगे कि पहले हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें यप से होकर जाती हैं, यहीं पर हमने पढ़ा है। ठीक,
फिर हमने बताया था यप से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं? तो सी पर ही काट रही हैं। और जितना बड़ी वस्तु है उतना बड़ा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब वास्तविक है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं हाँ, प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही हैं, वास्तविक है। उल्टा है कि सीधा है? तो उल्टा है। आकार में कैसा है? तो बराबर है। कहां पर बन रहा है? तो कहां पर बन रहा है? सी पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? सी पर बन रहा है। देखिए यहीं पर सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, यहीं सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो हमारी तीसरी स्थिति होगी। चौथी स्थिति में हम चलते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। ठीक, यानी यहाँ वक्रता केंद्र है और यहाँ मुख्य फोकस, इसके बीच में जब वस्तु को हम रखते हैं तब क्या होता है। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाती हैं? यप से होकर जाती हैं। बस यही आप लोग तीनों समझ लीजिए, बस कुल खत्म। ठीक, फिर यप से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है? उसका मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें यहीं पर काट रही हैं और जहां काटती हैं वहीं क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। स्थिति में सच्चो बनत बा झूठे बनत बा? तो सच्चो बनत बा, इग्नते वास्तविक कहा। उल्टा सीधा तो उल्टा बा। बड़ा छोटा तो वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा बा, बड़ा। किसके पीछे? तो हम चाहे यह लिख दें कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, या लिख देते हैं सी के पीछे। ठीक, सामने बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपनी पांचवी स्थिति पर, जिसका नाम क्या है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित। ठीक, यानी जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। अगर वस्तु मुख्य फोकस पर है तो हम जानते हैं वस्तु को हमने कहाँ रखा है? तो वस्तु को हमने मुख्य फोकस पर रखा है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें यप से होकर जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो यदि हम इन किरणों को देखें तो ये किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, और यदि प्रकाश किरणें समांतर होती हैं तो वह कहाँ पर जाकर मिलती हैं? या काट ही नहीं सकते, फिर भी हम मान ले रहे हैं वह कहाँ पर मिलेंगी? अनंत पे मिलेंगी। अनंत पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, उल्टा व बड़ा। ठीक, और लास्ट और अंतिम स्थिति, यही स्थिति इंपॉर्टेंट है, यही स्थिति इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक स्थिति पेपर में जरूर आती है। इन्हीं में से एक स्थिति पेपर में लिखा है कि जरूर आती है, और बहुविकल्पिक क्वेश्चन यहां से बनता है। बहुविकल्पिक क्वेश्चन कहां से बनता है? यहीं से बहुविकल्पिक क्वेश्चन बनता है। ठीक, यहां से बहुविकल्पिक क्वेश्चन बनता है। क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में, जब वस्तु कहां हो? मुख्य फोकस यहां पर है और ध्रुव कहां है? यहां पर है। इसके बीच में वस्तु को रखें, जैसे हमने रखा है यहां पर। ठीक, तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। यदि हम देखें तो इसके बीच की दूरी बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि इतना बढ़ जाएगा कि इधर प्रतिबिंब ही नहीं बन पाएगा। तो क्या करेंगे? हम दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाएंगे, और दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेंगे। सिर्फ ऐसी कल्पना हम करेंगे, रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ हम कल्पना करेंगे ऐसा। ठीक, हमने इनको क्या किया? पीछे बढ़ाया, और पीछे बढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या होंगी? काटेंगे। ठीक, जहां काटेंगे वहीं क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो हमने सिर्फ कल्पना की है, क्यों? क्योंकि आगे प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा था, तो हमने कल्पना की, इसलिए प्रतिबिंब जो होगा वह कैसा होगा? काल्पनिक होगा। उल्टा की सीधा, तो आप देख ही रहे होंगे प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। बड़ा है कि छोटा है? तो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, यानी बड़ा है। आगे है कि पीछे है? तो आप देख ही रहे होंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। ठीक, अब हम आ गए हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कहाँ आ गए हैं? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यदि हम कहें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनना, तो उसमें केवल दो स्थिति दी गई हैं। कितनी स्थिति हैं? दो स्थिति हैं। स्थिति नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, और स्थिति नंबर 2, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। ठीक, दो स्थितियां दी गई हैं।
तो यदि हम पहली स्थिति पर देखें कि जब वस्तु कहाँ हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो। हमने पीछे बताया था कि जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो जो प्रकाश की किरणें आएंगी वह मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। अगर हम कहें कि प्रकाश किरणें आ रही हैं कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर, तो सिसवत पार कहीं नहीं देंगे, टकराए के लौट जाइए, कर परावर्तन हुई लौट जाइए। अब एक प्रकाश किरण इधर जात बा, एक प्रकाश किरण इधर जात बा, तो इन्हें कब्बो प्रतिबिंब ना बना सकती। एक नाते हम का करब, कल्पना करब। कल्पना कर जब का आगे बढ़ाई तो मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाती हैं, यफ से, और यो कहाँ से जात, यो अगर समांतर आवेत यफ है सो जात, तो प्रतिबिंब कहाँ बनी हमार, काल्पनिक प्रतिबिंब बनी, कहाँ बनी, यफ पर। यफ पर छोटा बड़ा तो बिंदु आकार का, छोटा एकदम, सीधा उल्टा तो सीधा बनेगा, आगे बनेगा पीछे बनेगा तो पीछे बनेगा। तो हमने क्या सीखा, हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात यफ से होकर जाती हैं ना, लेकिन क्या होगा, शीशा तो ये पार नहीं कर देंगे, एक प्रकाश किरण इधर परावर्तित होगी, एक प्रकाश किरण इधर परावर्तित होगी, हम इधर ए जा रही इधर ए जा रही, प्रतिबिंब बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों किरणों को सिर्फ कल्पना करेंगे और यफ पे ले जाकर मिलाएंगे, वहीं क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने कल्पना की है, इसलिए एक प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक, और छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, सीधा होगा, यफ पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, अगली स्थिति में चले हम कि जब वस्तु को कहां रखा जाए, अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाए। ठीक, वस्तु को हमने कहा अनंत और ध्रुव के बीच में, यही वस्तु रखा है, यहीं पे वस्तु रखा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें यफ से होकर जाती हैं, लेकिन यह शीशा तो पार नहीं कर देंगी क्योंकि इधर यफ है ही नहीं, तो यह क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक, यदि हम कल्पना करें तो यह कहां से होकर जाएंगी, तो यह यफ से होकर जाएंगी। ठीक, और दूसरी कोण देखते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब देखिए, एक प्रकाश किरण इधर जा रही है, एक प्रकाश किरण इधर जा रही है, तो ये प्रतिबिंब कभी नहीं बना पाएंगी। जब कभी नहीं बना पाएंगी प्रतिबिंब उधर, तो हम क्या करेंगे, दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएंगे। ये कहां से होकर जानी चाहिए थी, वक्रता केंद्र से, यानी वक्रता केंद्र से, इसलिए हमने क्या किया, इसको पीछे बढ़ाया, वक्रता केंद्र से मिलाया, और इसको या मुख्य अक्ष के समांतर जा रही तो यफ से होकर जानी चाहिए थी, तो इसलिए हमने इसको पीछे बढ़ाया। दोनों एक दूसरे कहीं काटती हैं, और हमने सिर्फ ऐसा कल्पना किया, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो हमने कल्पना किया, प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक बना, छोटा बना, सीधा बना, और कहा पी और यफ के मध्य बना। ठीक, तो ये हमारे उत्तल दर्पण की स्थितियां थी जो समाप्त हो गई। आप, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि हम ज्यादा समझाएं भी नहीं, रीजन है कि पेपर है, पेपर में हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक भैया, ठीक, चलते हैं आगे। ये सब क्या होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सवाल होता है उसको लगाने में सब काम आते हैं। तो यदि हम सूत्र देख लें, नंबर पहला सूत्र क्या है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, फोकस दूरी मतलब यफ में संबंध क्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है यफ बराबर r/2। इसका मतलब क्या होता है कि जो फोकस दूरी होती है, यही क्या है हमारी फोकस दूरी है, वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वह क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, यफ बराबर r/2। ठीक भैया, इस सूत्र का नाम क्या है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, यफ बराबर r/2। यफ क्या है, फोकस दूरी है, r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक, अवतल दर्पण के लिए अब जानते हैं यफ का मान क्या होगा, जैसे अभी नीचे देखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए यफ का मान ऋणात्मक लिया जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए यफ का मान क्या होगा, धनात्मक लिया जाएगा। ठीक, यदि हम देखें गोलीय दर्पण के लिए VU/F में संबंध, गोलीय दर्पण के लिए किसी भी संबंध VU/F में क्या संबंध होता है, जो संबंध होता है 1/F बराबर 1/V + 1/U।
ठीक, यही हमारा क्या है, संबंध है। वी यू एफ में कोई पूछे संबंध क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, इसका डेरिवेशन हम में नहीं है, सब कट गया है। ठीक भैया, जहां एफ क्या है, तो एफ फोकस दूरी है। एफ क्या है, एफ फोकस दूरी है। वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, की दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, और क्या यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। जैसे हम कहें, सपोज कर लें यहीं पे एक चित्र बना के समझ लें कि यह हमारा कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। हमने, यह हमारा मुख्य अक्ष है, आप लोग जान रहे होंगे, यहाँ ध्रुव होगा, यहाँ पर एफ है, यहाँ पे मान ले रहे सी है, यही कोई वस्तु रखी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गया, एफ से गया, वक्रता केंद्र से गया, वैसे निकल गया। ठीक, तो कहानी क्या है, प्रतिबिंब यहाँ पर बना। तो अगर हम कहें फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी एफ है, वस्तु की दर्पण से दूरी कितना है, यही है। वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ पर, दर्पण कहाँ है, यहाँ पर, तो वस्तु की दर्पण से दूरी को हम क्या कहते हैं, यू, और प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी को हम क्या कहते हैं, वी। ठीक, तो यही हमारा है, जो हमारा एफ है वह फोकस दूरी है, यही यहाँ ए वाला, और वी जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और जो यू है वो दर्पण से क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, कितनी दूरी पर वस्तु रखी है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ तीनों निगेटिव होते हैं, यानी तीनों ऋणात्मक होते हैं। जब सवाल लगाएंगे तो हम ज्यादा काम आएगा। अवतल दर्पण के लिए तीनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। लेकिन जो वी है यह छठवीं स्थिति में बदल जाता है। ठीक, छठवीं स्थिति में जब वस्तु को कहां, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है, तब इसका मान क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। ठीक, और हमेशा क्या होता है, तीनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अवतल दर्पण में एफ वी यू तीनों ऋणात्मक लिए जाते हैं। ठीक, यदि हम उत्तल दर्पण में बात करें तो उत्तल दर्पण में केवल यू ऋणात्मक लिया जाता है और सभी क्या लिए जाते हैं, धनात्मक लिए जाते हैं। ठीक, ये कहाँ काम आएगा भैया, तो ये हमारा जो सूत्र होगा, सूत्र मतलब जो सवाल लगाएंगे हम, उसमें ये सभी सूत्र काम आएंगे। ठीक, तो अवतल दर्पण के लिए एफ वी यू तीनों ऋणात्मक, उत्तल दर्पण के लिए केवल यू ऋणात्मक और एफ और वी क्या होंगे, धनात्मक। ठीक, समझ में आया। ठीक, चलते हम रेखीय आवर्धन की ओर। तो आ गए हैं अब हम रेखीय आवर्धन पर। कहां, रेखीय आवर्धन पर। क्या होता है रेखीय आवर्धन, तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब आई, तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई मतलब ओ, के अनुपात, अनुपात माने बटा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, वैसे ही बता देंगे। प्रतिबिंब की लंबाई आई क्या है, तो आई प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी हम एक सूत्र जानते हैं, यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस बी अपान यू। ये सूत्र सवाल लगाने में काम आएगा। ठीक, और एक नोट देख ले रहे हैं जो 1 नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चन बना देगा हमें। उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। ठीक, यही बात है। उत्तल दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वह सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो जैसे हम मानी, तो हमने सब जाना था ये कबो कबाल के वो इससे पागल होकर कौन टहत राधन पूछ लें। अच्छा ये बतावा तो हम सब कि जोन हाउ जोन दू चक्कहिया बाय उम्मा कौन शीशा लाग जोन साइडिया देखे ताई लाग बा, तो बताए दे उत्तल दर्पण लाग बाऊ। ठीक,
कहिया हाउ नौवा जो बरवा बरवा हुआ कौन शीशा लाग बा, तो हम बताए थे कौन दर्पण लाग बा, अवतल दर्पण लाग बा। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, और साइड देखने वाली जो मतलब दो पहिया बाइक होती है उसमें क्या लगा होता है, तो उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक, तो यह चैप्टर लगभग समाप्ति की कगार पर है। हम अवतल के मतलब अपवर्तन के बारे में और पढ़ ले रहे हैं। अब हम चलते हैं कहाँ, तो अब हम चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन पे। कहाँ चलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन पर। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? ठीक, सबसे पहले हम जान लें माध्यम दो होते हैं। माध्यम कितने होते हैं? माध्यम दो होते हैं। नंबर एक सघन माध्यम और नंबर दूसरा विरल माध्यम। ठीक, सघन माध्यम किससे कहते हैं? तो ऐसा माध्यम जिसके अणु पास पास होते हैं। जैसे ये कहें कैसा माध्यम है, तो ये हमारा कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। हाथ कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। क्यों? क्योंकि इसके अणु क्या है? बहुत पास पास है। कह सकते हैं प्रकार के ठोस। ठीक, लेकिन लिक्विड भी उसमें आ सकता है। कोई पूछे द्रव कैसा माध्यम है, तो द्रव भी हमारा कैसा माध्यम है? सघन माध्यम जिसके अणु पास पास हो। ठीक, और विरल माध्यम किसके कहते हैं? जिसके अणु बहुत दूर दूर हो, जैसे गैस हम मान सकते हैं। यह हमारा वायुमंडल एक कैसा माध्यम है? तो वायुमंडल एक विरल माध्यम है। ठीक, तो हम कहें ये कोई भी माध्यम हो, मान लीजिए हमारा एक माध्यम है, हमारा कैसा माध्यम है? दूसरा माध्यम। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, यदि हम कहें हम प्रकाश हैं, हम आ रहे हैं, मान लीजिए यही है, यही दूसरा माध्यम हम आ रहे हैं, प्रकाश है, इससे दूसरे माध्यम से अपने मार्ग से विचलित हो गए, तो यही क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन हुआ। प्रकाश का अपवर्तन में होता है क्या कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने रास्ते से इधर उधर हो जाता है, अर्थात विचलित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, समझ में आया? यानी कह सकते हैं, आप लोग नोट करिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक, नियम नंबर एक, पहला नियम क्या है? आपतित किरण मीन्स आने वाली किरण, और अपवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, यही हमारा क्या है? अभिलंब है। अभिलंब है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, चाहे जैसे कहिए। फिर से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक, ये हमारा कौन सा नियम है? तो पहला नियम है। फिर से बता दे रहे हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम चल रहे हैं, दूसरे नियम पर। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, क्योंकि एक माध्यम यहां पर है, एक माध्यम यहां पर है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण माने आई और ज्या माने साइन, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे के क्या होती हैं? तो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। फिर से, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। अर्थात हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसको बता रहे हैं। अर्थात आपतन कोण की ज्या, ज्या माने साइन, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे कैसी होती हैं? तो अनुक्रमानुपाती हैं। अनुक्रमानुपाती चिन्ह है।
तो यदि हम इसको हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो हम कह सकते हैं साइन आई बराबर n साइन आर। इधर या गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर n। ठीक, यही हमारा, इसी सूत्र को ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। जहां n क्या है, तो n एक नियतांक है जिसका नाम क्या है, अपवर्तनांक है। इसी का नाम क्या है, अपवर्तनांक। ठीक, अपवर्तनांक है। ठीक, फिर से बता दे रहे हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। जब हम इसको हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो हमने इसको हटाया, n कांस्टेंट आया। n क्या है, तो n एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, और जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो जिसे अपवर्तनांक के नाम से जाना। इधर या गुणा में किसमें हो जाएगा, भाग में। इसी नियम को हम किसका नियम कहते हैं, तो इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। ठीक, अपवर्तन के दूसरे नियम को कौन सा नियम कहा जाता है, तो अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब प्रकाश को अभिलंब से डाला जाता है तो अपवर्तन कोण बताइए। कभी कभी बहुविकल्पी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जब प्रकाश को अभिलंब पर डाला जाता है तो अपवर्तन कोण क्या होता है। तो यदि हम देखें आपतन कोण कितना है, तो यदि हम इसको कहां से डालते हैं, प्रकाश को अभिलंब से डालते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण शून्य होता है, शून्य होता है। और अपवर्तन कोण भी कितना होता है, अपवर्तन कोण भी शून्य होता है। तो यह इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि जब प्रकाश को अभिलंब से डाला जाता है तब अपवर्तन कोण क्या होगा, तब अपवर्तन कोण हमारा कितना होगा, शून्य होगा। अब हम चल रहे हैं कहाँ, अपवर्तनांक को पढ़ने के लिए। क्या अपवर्तनांक क्या है, इसको सब आ गए हैं। अब हम कहाँ, अपवर्तनांक पर। तो अपवर्तनांक क्या है, तो यदि हम अपवर्तनांक की परिभाषा देखें तो एक तो यहां से परिभाषा बता सकते हैं, n बराबर साइन आई बटे साइन आर से। एक परिभाषा यहां से बता सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। एक परिभाषा यहां से स्नेल के नियम से बता सकते हैं, और दूसरी परिभाषा यहां से बता सकते हैं। क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। यहां पर निर्वात में प्रकाश की चाल है और यहां पर माध्यम में प्रकाश की चाल है, और बटे मीन्स क्या होता है, तो बटे मीन्स होता है अनुपात। परिभाषा गई बन। कैसे, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। सूत्र क्या होगा, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को c से और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से। और आप लोग जानते भी होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। अगर किलोमीटर में हम देखें, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, आप कल्पना कीजिए 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जाता है। ठीक, तो इसके बाद हम चलते हैं कहाँ, प्रकाश की उत्क्रमणीयता पर। उत्क्रमणीयता यानी हम कह सकते हैं दो प्रकाश की उत्क्रमणीयता दो तरह से निकाली जा सकती है। नंबर 1 2 माध्यम के लिए, नंबर दूसरा 3 माध्यम के लिए। जैसे यहाँ पर एक माध्यम यहाँ पर दिया है वायु और एक माध्यम क्या है, कांच। 2 माध्यम के लिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता निकाली जा सकती है और 3 माध्यम के लिए भी निकाली जा सकती है। जैसे यहाँ पर दिया है पहले वायु, फिर दिया है जल, फिर दिया है कांच। तो 3 माध्यम के लिए कैसे निकाली जाती है, 2 माध्यम के लिए कैसे निकाली जाती है, एक एक करके ध्यान पूर्वक देखते हैं। ठीक, तो क्या कहा है, पहले में देखिए, वायु के सापेक्ष, जिसके वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर।
तो इसे लिखेंगे वायु के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, या हिंदी में लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को यन से रिप्रेजेंट करते हैं और कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लास, तो जी। जिसके सापेक्ष कहेगा वो आगे होगा, जिसका का कहेगा वो पीछे रहेगा, और बीच में यन अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3, ये दिया है 4/3। ठीक, पहला वाला स्टार हम लोग पढ़ रहे हैं, दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो कांच के सापेक्ष, तो पूछ क्या रहा है, कांच के सापेक्ष यानी Gn, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक Gna पूछ रहा है। ठीक, मतलब हमसे इसका उल्टा पूछ रहा है, इसका उल्टा। तो हम क्या करेंगे, जो इसका सूत्र होता है 1/Ang होता है, तो यदि हम इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, 1/Ang का मान कितना पता है, 4/3, तो कितना आ जाएगा टोटल, Gna इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर हम देखें जल्दी से करना सीखें, तो यदि देखिए यहां पर क्या कहा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ रहा है, मतलब उसका उल्टा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, बस जिसको उसको उलट देंगे जल्दी से। ठीक, जैसे Ang इतना है तो Gna पूछा है तो डायरेक्ट हम उलट दिए थे, क्या मतलब इसको क्या करने की जरूरत थी। लेकिन अगर 2 नंबर में पूछे तो हम ऐसे लगाएंगे, यदि बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट हम क्या करें, वो पलट दे, बस इतने काम करें। ठीक, तीसरे वाले में, सॉरी दूसरे वाले सवाल में हम चल रहे हैं। जो दूसरा वाला सवाल है इसमें 3 माध्यम दिए हुए हैं। पहले क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष किसका, जल, वाटर। ठीक, वायु माने एयर, के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष का, जिसके सापेक्ष का वो आगे लिखा जाता है, जिसका का है उसे पीछे लिखा जाता है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, जल के भी अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष और कांच के भी अपवर्तनांक है, कितना है, क्रमशः रिस्पेक्टिवली दिया है, कितना, 1/3 और 1/2 है, इतना दिया है। वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष जल का, फिर वायु के सापेक्ष ही कांच का भी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 है एक का, और एक का कितना है, 1/2 है। तो हमसे ज्ञात क्या करने को कहा है, तो कहा है कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष है वो आगे रहेगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, Gn(W) हमसे ज्ञात करने को कहा है। ठीक, तो एक पहले हम सूत्र बता दे रहे हैं यहाँ पे, अगर 1n2 होता है तो इसे कैसे लिखते हैं, n2/n1, पहले पिछड़वा वाला फिर अगवरवा वाला। ठीक, यदि हम इसको ऐसे रखें तो क्या हो जाएगा, Nw/Ng, पहले पिछड़वा वाला फिर अगवरवा वाला। अब देखते हैं दोनों उभयनिष्ठ क्या है, तो दोनों उभयनिष्ठ A है, तो दोनों आगे क्या लगा देते हैं, A, तो कितना आ जाएगा, यहीं पर रख देते हैं, Anw का मान कितना पता है, Anw का मान 1/3 पता है। ठीक, बटे टोटल Ang का मान कितना पता है, तो 1/2 पता है, Gn(W) हम लोग निकाल रहे हैं। तो यदि हम और देखें Gn(W) कितना आएगा, तो 4 पर रहता तो पलट जाता है, 1/3 ऐसे रहेगा, इसको पलट देंगे तो इसका जो ऊपर लग जाए कितना, 2/1, तो Gn(W) हमारा कितना आ जाएगा, 2/3। तो इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, हम 3 माध्यम के लिए अपवर्तनांक निकाल सकते हैं और 2 माध्यम के लिए भी अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। ठीक, तो यह जो हमारी पहली यूनिट थी वह समाप्त हो गई। यदि आप पहले यूनिट के सभी क्वेश्चनों को चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आप लोगों को पहले यूनिट में जितने प्रश्न दिए गए हैं सबको सॉल्व करके प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, धन्यवाद।